वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर सेशन। गुड इवनिंग आप सभी को। होप आप सभी घरों पर सुरक्षित हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज हम पढ़ेंगे, वो है एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पीओटी यूनिट 1 में आपका चैप्टर आता है। ओके, क्लियर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। ओके, मैं हूं दान सिंह, एनएसटी कालीकट से। देखिए, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हमारा कुछ एजेंडा रहने वाला है आज का। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। उसके पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ओके, बाद में हम देखेंगे कि जो पर्सनैलिटी है एक इंस्ट्रक्टर की, वो क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, वो भी हम क्लासीफाई करेंगे पूरा। क्लियर। और बाद में हम देखेंगे कि जो क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटी होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्टर में, एज वेल एज मेंटल, फिजिकल और जो भी सोशल है ना, वो सब क्वालिटीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ओके, और लास्ट में जो एटलीस्ट है, वो जो लास्ट है वो हम देखेंगे कि जो एक इंस्ट्रक्टर के लिए अच्छे गुण हैं वो क्या रहने चाहिए एक इंस्ट्रक्शन में और एक इंस्ट्रक्टर में। ओके, क्लियर। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो बहुत सारे ट्रेनीज आस्क करते हैं, उनको एक ही डाउट रहता है कि ये जो प्री रिक्विजिट्स है ये क्या होता है। देखिए, प्री रिक्विजिट्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन से पहले आपकी कुछ तैयारी होनी चाहिए। जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे कि आप कपड़े कैसे पहन के जा रहे हो, आप जीन पैंट पहन के जा रहे हो, आप फॉर्मल ड्रेस वियर कर रहे हो, आप कैसे वहां पे पहुंच रहे हो। तो वो क्या है, कुछ तैयारियां हैं उस कंडीशन के लिए। तो ऐसी ही कुछ इंस्ट्रक्टर के लिए रहने वाली हैं। तो वो क्या है, देखिए, पहली जो है कि उसकी जो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए इंस्ट्रक्टर की। और देखिए, किसी भी इंस्ट्रक्टर की, किसी भी पर्सन की, अगर आप एबिलिटी चेक करते हो या क्वालिटी चेक करते हो, तो आप क्या देखते हो, उसका कम्युनिकेशन देखते हो, उसका बिहेवियर देखते हो। ठीक है, आपने टीचर को देखो, आपके पास 2 या 3 तरीके होते हैं उनको अच्छे से उनको अपना आइडियल मानने के लिए, उनको फेवरेट करने के लिए। तो पहला जो रहता है कि उनका या तो आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, है ना, क्लियर। या तो वो आपको बहुत मतलब कि तभी पसंद आएंगे जब उनका बात करने का तरीका वो थोड़ा इफेक्टिव है ना, तभी आप पसंद करोगे। या जैसे वो अगर वो आपके ट्रेड के टीचर हैं, अगर उनका अच्छा नॉलेज है, या जैसे आपका ब्रदर है, आपका कजन ब्रदर है, अगर वो आपसे अच्छे से बात करता है, उसका नॉलेज अच्छा है, वो आपको फ्यूचर के लिए अच्छी रेफरेंस दे रहा है, अच्छी गाइडेंस दे रहा है, तो आप उसको मतलब कि कुछ वो दोगे ना, आप उसको पसंद करने लगोगे ना। तो वैसा ही होता है टीचिंग लाइफ में कि टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो उसका नॉलेज है और जो भी उसका एक्सपीरियंस है, ये जो क्वालिटी है, इन्हीं की वजह से उसको सभी फेवरेट मानते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। क्लियर। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जब भी हम टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो अलग अलग जॉब होती हैं इंडिविजुअल, जैसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो उनका कुछ अलग अलग वो रहने वाला होता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आइदर वो कई जो स्टेट्स हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, कई होते हैं कि रिटन एग्जाम लेते हैं, और कई जो होते हैं वो मीटिंग करते हैं, एसएमसी मीटिंग करते हैं। ठीक है, एसएमसी मीटिंग मतलब कि एक शेड्यूल होता है, एक कमेटी होती है, वो क्या करती है, जैसे पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको एडमायर तभी करेगी जब आप उसके लिए रिकग्नाइज होंगे, आप उसके लिए कोई अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाओगे। तो वो क्या करता है, आपको असेस करता है। और वो असेस आपको 2 तरीके से भी कर सकता है। असेस जैसे वो समेटिव भी कर सकता है और फॉर्मेटिव तरीके से भी कर सकता है। वो सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो कुछ 2 क्वालिटीज रहने वाली हैं, 2 क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं जो टीचिंग के लिए अनिवार्य होती हैं, इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत बहुत अनिवार्य रहती है। ठीक है, तो पहली तो होती है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, वो तो उतना तो उसके पास नॉलेज, उतना उसके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए।
तो वो होती है एसेंशियल, मतलब वो उसके लिए जरूरी हैं। जो पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है टीचर, जो भी उस के लिए अप्लाई कर रहा है कोई भी पर्सन, उसके लिए वो एसेंशियल है, वो उनकी नीड है। विदाउट उस चीज के, जैसे अभी उन्होंने आरएससी की अगर उनको टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी है किसी आईटीआई के पास में, किसी एनएसटीआई में, तो कुछ रूल हैं उस एनएसटीआई के, उस राज्य सरकार के, तो वो कुछ क्वालिफिकेशन मांगेगी ही मांगेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास आप सीआईटीएस करी है बट वो 12th मतलब कि 12th वाले को ले लेगा, मतलब आपने सीआईटीएस करी है तो वो 12th वाले को नहीं। कुछ एसेंशियल उसको क्वालिफिकेशन चाहिए जो नेसेसरी है उस टीचिंग पोस्ट के लिए। अभी 12वीं वाला जो लड़का है, जो भी होगा एक्सपीरियंस टीचर, वो थोड़े पढ़ा पाएगा रेफ्रिजरेशन को, है ना। तो उसके लिए एक एसेंशियल क्वालिटी चाहिए, नहीं कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए या आप बीटेक होल्डर होने चाहिए या आप पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए होने चाहिए उसी ट्रेड से रेलिवेंट में, क्वालिफिकेशन भी कुछ होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो रहते हैं हमारे एसेंशियल नीड। जैसे हमें जीवन जीने के लिए हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए, तभी तो हम जीवन यापन करते हैं ना। तो ये क्या है, नेसेसरी है हमारे लिए, मतलब बहुत जरूरी है, इनके बगैर हमारा जीवन नहीं चलने वाला। वैसे ही टीचिंग लाइफ में क्या होता है कि कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है कि उसके बगैर आपकी टीचिंग ना ही सक्सेसफुल रहेगी और ना ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर। देखिए डिजायरेबल जो रहती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे आप किसी के नोन हो वो अलग बात है, बट जैसे अलग अलग सरकार के हिसाब से, अलग अलग के स्टेट के हिसाब से बात करें तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग वो रहता है क्वालिफिकेशन। जैसे हो सकता है वो सम टाइम ग्रेजुएशन मांग ले पेडागोजी के साथ में। अगर आपको पेडागोजी का अच्छा नॉलेज नहीं है, आपको शिक्षण के सिद्धांत पता नहीं है, आपको लॉज ऑफ लर्निंग पता नहीं है, तो आप कैसे टीच कर पाओगे। तो वो क्या करता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तब तो ठीक बात है, बट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए, तो उसमें भी वो डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन मांग सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एक, जब कोई अप्लाई करता है आईटीआई टीचर के लिए या एनएसटीआई टीचर के लिए, ठीक है, जब वो इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करता है तो देखिए पहला तो जो हमने डिस्कस करा कि उसके पास आईटीआई होनी चाहिए, वो आईटीआई पास आउट होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आईटीआई में हमें बहुत अच्छा स्किल सिखाया होता है। तो अच्छा, जब हम स्किल हमें चाहिए, हम अपने बच्चों को देंगे तो हम यही एडमायर करते हैं कि हम उनको अच्छा सिखाएं। तो हम क्या चूज करते हैं कि जो भी हमारा एप्लीकेंट है उसके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर उसके पास आईटीआई नहीं है तो उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ होगा, या डिप्लोमा होता है तो हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। या उसने बीटेक करी है, वो इंजीनियरिंग का है, और ये जो पोस्ट आप फिल करवा रहे हो वो रेलिवेंट ट्रेड से उसमें उसने कर रखा है क्वालिफिकेशन कुछ, तो आप उसको ले सकते हो। तो ये होते हैं कुछ एसेंशियल। और देखिए अभी थोड़ा कठिन है आईटीआई में जॉब लेना, एनएसटीआई में जॉब लेना, क्योंकि आपको एड पेडागोजी का और एंड्रोगोजी का आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लॉ नहीं जान पाएंगे कि पढ़ाते कैसे, लर्निंग के लॉ नहीं जानते, टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं जानते, आप पढ़ा तो अच्छा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, बट आपके पास एक प्रॉपर मेथड नहीं होगा ना, आप लेसन प्लान फॉलो नहीं करोगे ना। वो सब आपको कहाँ सीखने को मिलता है, सीआईटीएस में, जिसको अर्लियर हम सीटीआई नाम से बोलते थे, ठीक है। तो उसके पास मस्ट होना चाहिए सीआईटीएस का सर्टिफिकेट, उसने सीआईटीएस का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो पहली बात हमें क्लियर होती है कि आईटीआई होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक समथिंग कुछ होनी चाहिए इंजीनियरिंग। ओके, उसके साथ में सीआईटीएस उसके पास होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है आज के टाइम में। देखिए अलग अलग जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो अलग अलग ही रहता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन पैक के साथ। जैसे अब क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है, क्यूपी जो हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 3 में, तो सॉरी यूनिट नंबर 3 में, और एनएसक्यूएफ जब लेवल हम पढ़ते हैं तो उसमें जो इंजीनियरिंग है वो लेवल 6 का रहने वाला है, और जो डिप्लोमा है वो लेवल 5 में या 4 में कहीं रह सकता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ही गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो एक्सपीरियंस अलाउ करता है, ठीक है। तो जैसे जर्नली एक बोला जाता है कि अगर आपने आईटीआई पास कर रखी है, आपके पास सीआईटीएस है, तो आपको 3 ईयर का जर्नल एक्सपीरियंस चाहिए होता है ट्रेड से रेलिवेंट, तब आप एक इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। और डिप्लोमा वालों के लिए
2 इयर्स रहता है, और ये जो बीटेक वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं, उनके लिए 1 ईयर या 2 ईयर का रेलेवेंट फील्ड वर्क होना ही चाहिए या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये होती हैं कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन रहती हैं, तभी आप एक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप उस पोस्ट के काबिल हो। ठीक है? ये कुछ एसेंशियल नीड हैं। ये होना ही चाहिए जब आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करो। इसमें आपको कोई हिदायत नहीं दी जाएगी कि अगर आपके पास सीआईटीएस नहीं है तो आपको रखा जाए। हाँ, वो डिपेंड कर सकता है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके मूड पे, बट ऐसा नहीं है कि आपको रखा जाएगा। ये कुछ एसेंशियल हैं, इनको सभी फॉलो करते हैं। क्लियर? देखिए, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है एक इंस्ट्रक्टर के लिए, उसमें वही रहेगा, बट क्या जुड़ जाएगा कि उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे जो ग्रेजुएशन किया होता है उसको पता होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो कैसे चलने वाली है, उसको थोड़ा जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा एडवांस रहेगा, क्योंकि कॉलेज में उसने सीख लिया होगा कि उसको मतलब हैंडल कैसे करना है। प्रैक्टिकल टाइम में थियरी में जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे उसके टीचर, तब उसको पता होता है कि वो किस मैनर में कर रहा है ना? तो वो उसकी एक खासियत बन जाती है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो उसको हेल्प कर रहा है उस जॉब के लिए। मतलब अगर आपके पास जैसे कोई एडिशनल कंप्यूटर का नॉलेज है या ग्रेजुएशन है, तो आपको जो भी आपका इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू ले रहा है पर्टिकुलर आपकी जॉब के लिए, तो वो आपको अलाउ कर सकता है उस पोस्ट के लिए। तो ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, ये अलग-अलग भी रह सकता है। जैसे वो आपको ग्रेजुएशन ना मांग के कोई सर्टिफिकेट मांग ले कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना? या जैसे अभी टेक्निकल बहुत बढ़ावा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो अपकमिंग जो है हमारी फ्यूचर ट्रेड्स, जैसे उसमें हो सकता है कि वो सोलार का मांग ले, है ना? तो वो कुछ अलग-अलग हो सकता है। बाकी वो पूरा वही फॉलो करेगा, 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स, 2 ईयर फॉर डिप्लोमा पर्सन्स एंड 1 और 2 ईयर फॉर बीटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, क्लियर? तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इन जो क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस करी, एसेंशियल और डिजायर्ड, इनके बगैर किसी भी को अलाउ नहीं करा जा सकता इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। तो ये आप क्लियर कर लो कि विदाउट द नेसेसरी अबव क्वालिफिकेशन, जो हमने अभी पीछे 2 स्लाइड में क्वालिफिकेशन डिस्कस करा है, अगर वो किसी के पास नहीं होता है तो ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट, उसको उस पोस्ट पे नहीं रखा जा सकता है। ठीक है? तो ये एसेंशियल भी है और डिजायर्ड भी है। क्लियर? तो आते हैं हम अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज फॉर पर्सनैलिटी। देखिए, जो पर्सनैलिटी रहने वाला है टीचर का, इंस्ट्रक्टर का, वो बहुत ही मेन करता है। ठीक है? और उसमें क्या आएगा, देखिए आपकी पर्सनैलिटी को जो इफेक्ट करता है, जो अफेक्ट करता है, ठीक है? इफेक्ट क्या होता है कि आप जो इफेक्टिव तरीके से खुद को शो कर रहे हो, है ना? आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस से कर रहे हो या आप मेंटली अलर्ट हो, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो आपका क्या है, इफेक्ट है, आप इफेक्टिव हो। बट जैसे आपका जो इफेक्ट बढ़ रहा है, आप इंटरव्यू में बैठे हो बट आपकी कोई हैबिट है, जैसे आप नाखून चबा रहे हो या आपके हाथ में पेन है, आप उसको कैप को ओपन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, है ना? तो वो क्या होता है, आपकी हैबिट होती है। हैबिट बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। कई अच्छी हैबिट ऐसी होती हैं, जैसे हम किसी को एडमायर करते हैं किसी सिचुएशन में, तो वो भी एक अच्छी हैबिट है ना कि हम किसी को काउंसिल कर रहे हैं, किसी को हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो हैबिट अलग-अलग हो सकती हैं। तो देखिए, हैबिट क्या रहती है? हैबिट क्या है? वॉलंटरी एक्शन है जो रिपीट होता है किसी ओकेजन पे, और वो अलग-अलग रहने वाला है इंडिविजुअल का। अब वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं कि वो अचानक से भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सिचुएशन में, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो आपको वो जब आप वो देखते हो तो आप बोलते हो ओह माय गॉड, ओह ये बहुत गलत हुआ। आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, वो क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शन है जो आप वहां पर यूज कर रहे हो। वो आपकी एक हैबिट भी हो सकती है और ये किसी ओकेजन पे भी हो सकते हैं, तो वो है आपकी हैबिट। और ये अलग-अलग रहने वाली होती है सभी की, ठीक है? हैबिट कुछ कइयों की इनबॉर्न भी होती है, कइयों की बॉर्न के बाद भी होती है। तो वो कइयों को हेरिडिटी से मिलती है, तो वो अलग-अलग रहने वाला है हर इंडिविजुअल का, ठीक है? कई डेवलप भी करते हैं अपनी हैबिट को। ओके, जैसे हम पढ़ाई की आदत डालते हैं ना, वो हम डेवलप करते हैं ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हेरिडिटी के
हैबिट लेके आते हैं, बट सभी को नहीं मिलता है ना। तो ये हैबिट रहने वाली है। देखिए जो अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट है, वो क्या करती है, आपकी सेल्फ थिंकिंग को बढ़ावा देती है, ठीक है? उसको इम्प्रूव करेगी और आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखती है। क्लियर? और जो होने वाली है हैबिट, वो क्या करती है, आपको जो भी आप किसी सिचुएशन में अगर फंसते हो तो उसमें भी आपको निकाल सकती है, आपको डिटर्मिनेशन करेगी, आपकी कंटिन्यूटी में भी आपको हेल्प करती है। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज परफेक्ट भी हो जाती है हैबिट से। क्लियर? और आपको एनकरेज भी रखती है उसके बारे में, आपके फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर कोई भी जो भी आप कर रहे हो उसके लिए भी आपको डेवलप किए रखती है आपकी हैबिट। क्लियर? देखिए अब आती है पर्सनालिटी। तो देखिए पर्सनैलिटी मेनली क्या रहने वाला है कि पर्सनैलिटी हम क्या बोलते हैं कि हम अगर किसी टीचर को एग्री हैं, उसको हम लाइक करते हैं, तो उसका कम्युनिकेशन बेटर हमें लगता है, हम तब उसको लाइक कर रहे हैं। या उसका जो रिस्पॉन्स है, जो उसका जो अपीयरेंस है, मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तब हम क्या करते हैं, उसको उसको हम पसंद करते हैं। तो ये जो रहने वाला होता है नेचर, उसका रिस्पॉन्स, ये सब क्या रहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है? तो पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, उसकी मेंटल, उसकी मेंटलिटी, उसकी फिजिकल जो भी उसकी कंडीशन है, उसके फिजिकल थॉट्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी इसमें रहता है। और जो वो इमोशनल इंटरेक्शन है, वो किस सिचुएशन पर कैसे डील करता है, वो सभी क्या आता है, पर्सनैलिटी में आता है। ठीक है? तो पर्सनैलिटी को हम रेफर कर सकते हैं उसकी फिजिकल क्वालिटी से, मेंटल से, मॉरल से और सोशल वैल्यू से, कि वो कितना वैल्यूएबल रहने वाला है अपने समाज में। ठीक है? क्लियर? सभी को समझ आ रहा है ना? ओके। देखिए जो पर्सनैलिटी के टाइप्स रहने वाले हैं वो मेनली दो टाइप्स रहने वाले हैं, कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखिए इंट्रोवर्ट क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, कि अंदरूनी, अंदर से, मतलब ये आपका अंदर में ही कुछ रहने वाला है। ठीक है? अंदर से नहीं है, बट कुछ अंदर रहने वाला है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल है, मतलब वो बाहरी होगा, आप उसको बाहरी तौर पे करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए जो इंट्रोवर्टेड होता है पर्सनैलिटी, वो क्या होता है कि ये जो पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन होता है, जो टीचर होगा कोई भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, वो क्या करेगा कि वो बोलना ज्यादा पसंद नहीं करता है, उसके पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, बहुत सारे आइडियाज होंगे, वो उनको शो करेगा, बट वो उतना घुल मिल के नहीं रहता है जितना उसको सोशलेबल होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी कहलाती है। क्लियर? टू इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सन हु आर रिजर्व्ड, हु डू नॉट लाइक टू मिक्स विद अदर। ठीक है? जो उसको एक रिजर्व करके रखेगी और उसको मिक्स नहीं होने देती औरों के साथ, मतलब अपने जो थॉट्स हैं उसके, वो ओन ही रहने वाले हैं, वो अपने थॉट्स को किसी के साथ स्टिमुलेट नहीं करना चाहता है, ना ही एक्सचेंज करना चाहता है, बट वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो बोलना नहीं चाहता है। तो वो क्या होता है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है एक इंस्ट्रक्टर की, एक पर्सन की। क्लियर? ये क्या होता है, इसमें वो जो है वर्क करेगा वो अलोन में करना पसंद करता है, वो थोड़ा अकेला अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है? और जो हमारी टीचिंग लाइफ रहने वाली है, हमारा जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहेगा, आइदर इट इज फॉर रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिकल, हम जब टीचिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे, जब हम अपनी क्लास को तैयार करते हैं, उसको एक एनवायरनमेंट में ढालते हैं, तो हमें थोड़ा अलग भी, अकेले भी काम करने की जरूरत पड़ती है, हमें कोई हेल्पर नहीं मिलता है। तो हमारी उस सिचुएशन से भी हमारी ये पर्सनैलिटी हमें डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, हो सकता है हमारे जो ट्रेनिंग्स है वो इंटरवल के लिए बाहर गया है, या वो किसी सेमिनार को अटेंड करने गया है किसी हॉल में, या प्रिंसिपल सर उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो आप अलोन बैठोगे तो आपको ये पर्सनैलिटी इफेक्ट कर सकती है और अफेक्ट भी कर सकती है। ठीक है? आप क्या करते हो इसमें पर्सनैलिटी में, आप लिखना ज्यादा पसंद करोगे, बट आप बोलना कम पसंद करते हो, मतलब आप अपने आइडियाज को थोड़ा कम ही सोचोगे कि मैं उनको कम एक्सचेंज करूंगा। ओके? क्लियर? आप क्या करोगे, सेल्फ फ्रेज कर सकते हो। ठीक है? हु डू नॉट लाइक सेल्फ फ्रेज, मतलब आप किसी से ज्यादा शेयरिंग नहीं रहोगी। क्लियर? बिलोंग्स टू दी ग्रुप, मतलब ये सब इस ग्रुप से रहने वाला है। अभी आते हैं एक्सट्रोवर्टेड।
देखिए एक्सट्रोवर्टेड क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है कि आपके जो विचार हैं, आप उनको ब्रेन में रखोगे, बहुत अच्छे से डेवलप करोगे, बट उनको थ्रो करोगे सभी के सामने। आप सबसे घुल-मिल के रहने वाले हो, ठीक है? क्लियर? देखिए, और जो दोनों पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं, जिसमें इंट्रोवर्टेड भी होती है, एक्सट्रोवर्टेड भी होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी वाला पर्सन हम बोल सकते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मूड के डिपेंडेंस चलते हैं, क्योंकि वो सम टाइम अगर उनका फैमिली कंडीशन अगर बुरा है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा अकेला रहना फॉलो करते हैं ना। जैसे हम अपने ट्रेनीज़ को देखते हैं कि अगर उन्हें कोई भय है, कोई डर है ना? या उनकी परिवार में कोई दिक्कत है या उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ट्रेनी की या टीचर की, तो वो क्या करता है कि वो इंट्रोवर्टेड हो जाता है। मतलब उसके पास थॉट्स तो बहुत होंगे, बट वो किसी से बाहर नहीं करेगा, वो कम घुल-मिल के रहता है। बट अगर उसकी उल्टी कंडीशन निकाली जाए, तो उसको दूसरे कंडीशन में कंपेयर करा जाए, तो वो क्या होता है कि सबसे घुल-मिल के रहता है, तो वो कौन-सा होता है, एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी उसका रहने वाला है, ठीक है? बट अगर वो सम टाइम ये करता है, वो अपने थॉट्स को नहीं कहता है या कभी वो घुल-मिल के रहता है अकॉर्डिंग टू मूड में, तो उसको हम एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी वाला पर्सन बोल सकते हैं, और दोनों ही पर्सनैलिटी मेन रहनी चाहिए इंस्ट्रक्टर में। बट जो देखते हैं हमारी टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में, उसमें ज़्यादातर हमें एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को ही फॉलो करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को आईटीआईज़ में, एनएसटीआईज़ में स्किल देना है, साथ में उसका जो नॉलेज है उसको प्रोफेशनली देना है, उसको एडवांस करना है, उसको बेसिक से एडवांस में लाना है। क्लियर? देखिए कुछ फैक्टर रहने वाले हैं पर्सनैलिटी को जो अफेक्ट करते हैं, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? देखिए फिजिकल पहला रहता है कि आप क्या पहन के आए हो क्लास में, है ना? वो भी इफ़ेक्ट करता है। आपको क्लास में डार्क शेड के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना? उससे क्या होता है कि क्लास का जो अटेंशन होता है वो टूटता है। जो आप पढ़ा रहे हो, जो इंस्ट्रक्टर टीच करता है, वो क्या करेगा, उसको गेन नहीं करेगा बच्चा, ट्रेनी उसको गेन नहीं करेगा, उसका फ़ोकस आपके अपीयरेंस पे रहता है। ठीक है? ओके। तो उसकी वॉइस का भी सम टाइम प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके वॉइस में मॉडरेशन नहीं है, वो एक ही स्पीच में बोला जा रहा है, एक ही पिच यूज़ कर रहा है, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए, उसकी टोन में भी चेंज होनी चाहिए। टोन मीन्स ऐसा नहीं कि हर टाइम गुस्सा ही करके बोल रहा है, या अगर उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी हार्ड है। हार्ड मतलब थोड़ी ऐसा लगता है जब वो बात करे तो वो गुस्से में है ना? तो उसकी टोन एक जैसी नहीं रहनी चाहिए। ये आपकी अफ़ेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, ये कुछ फैक्टर्स हैं। क्लियर? देखिए मेंटालिटी में भी उसकी इंटेलिजेंस भी रहती है, विज़डम भी रहता है, उसकी मेमोरी थिंकिंग है कि वो कितना आपको स्टिमुलेट करता है, कैसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, उसकी जो मेंटालिटी है, वो कितनी रहने वाली है, वो भी उनको अफ़ेक्ट करती है। ठीक है? एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल क्या होता है, जो भी सोशल नीड्स हैं, है ना? क्योंकि एक टीचर क्या होता है, बोला जाता है कि टीचर क्या है, कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, ठीक है? और जनरली इंस्ट्रक्टर को बोला जाता है कि वो एक स्किल का निर्माता होता है, कि बच्चों को जो स्किल सिखाता है आईटीआईज़ में और डिप्लोमा सेंटर जो भी होते हैं पॉलिटेक्निक में, वहाँ पे जो टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वही स्किल को सिखाता है। तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कि आपका जो फैमिली रिस्पॉन्स है, वो आपका रिलेटिव्स है, आप नेबर्स के लिए क्या कर रहे हो, कितना उनके लिए वैल्यूएबल हो, यूजेबल हो, क्या आपने सोसाइटी को, नेशन को आप दे रहे हो, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अभी देखिए, हम किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलते, बट आपने देखा होगा कि जो शराबी वगैरह होते हैं, वो दिन में तो ठीक रहेंगे, लेकिन जो वो रात को क्या करते हैं, शराब पी के गालियाँ देते हैं कि ये वाली पार्टी मुर्दाबाद, ये वाला आदमी गलत है ना? तो वो दूसरों को गालियाँ देता है। तो वो जब गाली देता है, तो हमें उसकी पर्सनैलिटी में अफेक्ट लगता है ना। हम उसके बारे में दिन में चाहे कुछ और सोच रहे थे कि वो कितना नाइस है, कितना अच्छा कपड़ा पहन के घूम रहा है, कितनी अच्छी उसकी सोच है। बट वो दारू पीने के बाद में, शराब पीने के बाद में क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो उसने खराब कर ली ना खुद ही, कि उसको कोई चिंता ही नहीं है कि मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ, मुझे फैमिली को कितना टाइम देना है, मैं रिलेटिव्स के लिए कितना यूज़ुअल, उसको तो नशा करने से मतलब है ना। तो एक टीचर की पर्सनैलिटी को वो भी अफ़ेक्ट करने वाला होता है। क्लियर?
देखिए इमोशनल भी रहने वाला है कि आप कितने मूड से क्लास में टीच कर रहे हो, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपके जो टेम्पर है वो कैसा रहने वाला है, तो ये वाला, ठीक है। इमोशनल मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो किस ढंग से है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। ये थे कुछ सम फैक्टर्स, क्लियर। देखिए जेंडर भी है, तो मैन और वुमेन, आपको पता है कि मैन का जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा अलग रहने वाला है और वीमन का कुछ अलग रहने वाला है। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ बचपन की। देखिए जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो 10th तक, तो हमारे ना जो टीचर्स होंगे, मेंस होंगे, जो उनको हम कम पसंद करते हैं, वरना और जो मैडम्स होती हैं, लेडीज टीचर होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो आप? वो जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेडी टीचर होता है वो ज्यादा फोकस करता है बच्चों पे, और जो मैन टीचर होता है वो सभी को एक साथ लेके चलने की कोशिश करता है। तो कभी कभी हमें बुरा लगता है कि हमारे सर तो हमें हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा असाइनमेंट देते रहते हैं। मैडम तो अच्छी हैं कि मैडम बहुत अच्छे से बात करती हैं, है ना। तो मैडम क्या है कि मैडम का एक अलग पर्सनालिटी है, टीचर का एक जो अलग पर्सनालिटी रहने वाला है। तो ये आपका जेंडर को भी इफेक्ट कर सकता है, क्लियर। आपके कल्चर को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपकी जो, अगर आप नॉर्थ से हो या साउथ से हो, तो वो कल्चर भी आपको, रिलीजन भी आपको इफेक्ट करता है अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी से, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये मेरे कॉलेज टाइम का फोटो है, जब हम सेमिनार के लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैडम जो हैं, वो उनका फॉर्मल ड्रेस बहुत अच्छा है, और जो भी मैडम बोल रहे हैं, सभी जो उनका ट्रेनीज है वो उनकी बात को सुन रहा है। तो हमारा जो ड्रेस अपीयरेंस है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो स्किल है सिखाने का, लर्निंग का, लर्निंग करवाने का, ठीक है, लॉज हैं जो लर्निंग के, वो हमें अच्छे से इफेक्टिवली तरीके से यूज करने की जो ट्रेनिंग है वो क्लास में आपकी पूरी पार्टिसिपेशन को दर्शाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सो रहा है ना। तो ये एक एग्जांपल है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक टीचर हैं, इनकी फॉर्मल ड्रेस है और वो एड्रेस कर रहे हैं किसी क्लास को, ठीक है। ये हमारा बैच था 2015 में ग्रेजुएशन का, तो उस टाइम का फोटो है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो भी ड्रेस रहने वाला है वो सभी का फॉर्मल ही मेनली रहने वाला है, ठीक है। और बहुत इफेक्ट करता है आपका ड्रेस अपीयरेंस, आपकी मेंटेलिटी, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत इफेक्ट करने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इफेक्ट करने वाला है। इसी से ही बच्चे आपको जज करते हैं कि हमारा जो टीचर है वो हेल्पफुल है या नहीं है, क्लियर। देखिए ये भी एक अनदर गुड एग्जांपल है, क्लियर। ओके, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। देखिए जो क्वालिटीज रहने वाला है इंस्ट्रक्टर में, वो क्या होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, और कुछ मोरल क्वालिटीज भी होना चाहिए, ठीक है। अभी फिजिकल तो आपको क्लियर हो गया, बट आप सोच रहे हो कि मॉरल क्वालिटीज क्या रहने वाला है। मॉरल क्वालिटी मींस कि जो भी जस्टिस है या जो भी इम्पार्शियलिटी है, वो सभी को आपको एक रूप का ही दर्जा देना है। आप ऐसा नहीं कि दो बच्चों से आप प्यार से बात करते हो, बाकी जो रिमेन बच्चे हैं, ट्रेनी हैं, उनको आप गाली गलौज कर रहे हो या उनको आप शाउट कर रहे हो, तो वो नहीं रहना चाहिए। आपका जो मॉरल कैरेक्टर है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी विल पावर भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। लास्ट जो रहता है वो होता है पर्सनल क्वालिटी। आपकी जो पर्सनल में क्या क्या क्वालिटीज रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू वन बाय वन, दैट इज फर्स्ट स्लाइड अवर फिजिकल क्वालिटी। देखिए फिजिकल में क्या रहने वाला है कि आपकी जब गुड हेल्थ रहेगी तभी आप बहुत अच्छे ढंग से टीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कुछ एसेंशियल ट्रेट है, गुण है, कि आपकी जब हेल्थ ठीक होती है, आप अच्छा फील कर रहे हो, तभी आपको टीच करना है। अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, आप बच्चों को नहीं सिखाना चाहते हो, बट आपको प्रेशर है कि मेरे जीआई ने मुझे बोला है या मेरे प्रिंसिपल ने, एचओडी ने बोला है, तो आप टीच कर रहे हो। देखिए वो नहीं होना चाहिए। आपको फिजिकली भी इन्वॉल्व होना है स्टडी में, और बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, और मेंटली भी उनको अटेंड करवाना है क्लास में, क्लियर। आपका ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, आपका अपीयरेंस भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखिए और उसमें सबसे जो मेन रहने वाला है, जो वॉइस और लैंग्वेज रहने वाला, आपकी वॉइस क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बैरियर नहीं रहने वाला होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में, ठीक है।
देखिए, जब आप बात कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो क्लास में, एक टीचर जब क्लास में टीच कर रहा है, तो जब वो क्वेश्चनिंग टेक्निक फॉलो कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस वे में क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ, उसकी क्लैरिटी क्या रहने वाली है। उसका जो मॉडरेशन है वॉइस का, वो होना चाहिए। उसको एक ही टोन में बात नहीं करनी है, स्पीच मोड उसका चेंज होना चाहिए, थोड़ा लो भी होना चाहिए। अब वो पढ़ा रहा है, ठीक है? टीचर जब टीच कर रहा है, इंस्ट्रक्टर जब टीच कर रहा है, सिखा रहा है कोई स्किल, तो उसको स्ट्रेस्ड वर्ड भी यूज करने चाहिए कि कौन सा वर्ड को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो ये भी कुछ फैक्टर रहने वाला है फिजिकल क्वालिटी में आपके लिए, ठीक है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो बॉडी का ही पार्ट रहता है। क्लियर? देखिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो टीच कर रहे हैं बाइंडिंग के बारे में ट्रांसफार्मर की। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि ये मेन फ्लक्स है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है? और ये क्या है, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो सकती है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो उनका ट्रेनिज है वो फोकस कर रहा है बोर्ड पे। अच्छा, अब वो क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि सर का जो ड्रेस अपीयरेंस है वो बिल्कुल साधारण है, एक टीचर पोस्ट के लिए ही है। सर को देख के लग रहा है कि वो टीचर हैं। क्लियर? और जो भी सर फिजिकली बता रहे हैं वो भी बढ़िया है। सर का जो खड़े होने का पोस्चर है वो भी क्लियर है, और जो सर की जो टोन रहने वाली, स्पीच रहने वाली है, वो भी एक इफेक्टिव वे में है। क्लियर? तो इस स्लाइड से ये क्लियर होता है। अभी आते हैं मेंटल क्वालिटी पे। तो मेंटल क्वालिटी में मेनली क्या रहने वाला है कि आपका जो नॉलेज है सब्जेक्ट का वो बहुत डीप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बात बता रहे थे और आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है। अभी आपका ट्रेनी क्या करता है, कोई आपसे क्वेश्चन आस्क करता है बट आप फॉरगेट कर जाते हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो रिटेंशन पावर है, आपका जो गुण है मेन, वो होना चाहिए कि आपकी जो क्षमता है, स्मरण क्षमता है, रिटेंशन पावर है, वो ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है? आपका नॉलेज है सब्जेक्ट का वो हाइयर रहना चाहिए। क्लियर? आपको थोड़ा नॉलेज करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, आपने नॉलेज के 3 कंटेंट पढ़े होंगे, रिमेंबर करवाता हूँ मैं आपको, कुड नो, शुड नो, मस्ट नो। तो आपका नॉलेज मस्ट नो होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक टीच कर रहे हो उसको, ठीक है? शुड नो भी चल सकता है कहीं-कहीं, बट वो मस्ट नो ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप टिपिकली तरीके से जानते हो, आप बहुत गहरे तरीके से जानते हो, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट करके, लिंक करके पढ़ा सकते हो ना। तो ये आपकी एक मेंटल क्वालिटी रहनी चाहिए। तो नॉलेज है प्रिंसिपल्स का कि मुझे कैसे टीच करना है, कि जो मैं स्किल देने वाला हूँ क्लास में, जो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, उसका मेथड क्या रहने वाला है ना? वो आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी मेंटलिटी पे वर्क करता है, क्योंकि जब आप मेंटलिटी स्ट्रांग होगी आपकी, आप मेंटली अच्छे हैं, व्यवहार आपका अच्छा है, आप तो अच्छा सोच पाओगे ना। आप बहुत अच्छी टेक्निक बता सकते हो ट्रेनीज के लिए कि हम ऐसे इस काम को करेंगे, है ना? अब अगर आप मेंटली अलर्ट होते हैं तभी। क्लियर? आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए साइकोलॉजी का। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा सैड है, उसकी पार्टिसिपेशन क्लास में नहीं है, तो आप उसको शाउट करो। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कंडीशन रहने वाला है बच्चे का भी, ट्रेनी का भी। तो आपको जब साइकोलॉजी का नॉलेज होगा, तो आप उसको असेस कर सकते हो कि जो ट्रेनी हमारा क्लास में बैठा है, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लर्निंग में। कि हमारे या तो तरीका गलत है टीच करने का, या तो हम एचओटी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए, एचओटी वर्ड क्या होता है? हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग वर्ड। तो अगर हम हाई लेवल की एजुकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए यूजेबल नहीं है ना, वो तो सोएगा ही ना, जनरल बात है। तो आपको क्या करना है कि साइकोलॉजी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कैसे टीच करना है, कि अगर बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो उसका पीछे क्या रीजन रहने वाला है। हमने जैसे साइकोलॉजी सेकंड यूनिट में पढ़ा है कि जो 4 मेनली थ्योरीज रहने वाला होता है, वो हमने डिस्कस करा था कि उसमें जो पावलोव थ्योरी है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी भी है, क्लासिकल थ्योरी रहती है पावलोव की, ट्रायल एंड एरर थ्योरी रहती है थॉर्नडाइक की, और इनसाइट थ्योरी रहती है कोहलर की, और जो ऑपरेटल ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी रहती है। हमें एवरी थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, हमें साइकोलॉजिकल नीड का भी पता होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? तभी आपने देखा होगा कि डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में अक्सर मांगा होता है टीचिंग पोस्टों के लिए कि यू हैव मस्ट बी पेडागोजी नॉलेज। आपके पास पेडागोजी का नॉलेज होना चाहिए।
पेडागोजी मीन्स आपको पता होगा कि बच्चों को कैसे टीच करना है, उसमें शिक्षण की सारी विधियां होती हैं। क्लियर, राइट। अभी बढ़ते हैं मॉरल क्वालिटी। देखिए वही कि जस्टिस होना चाहिए आपका, आप फेथ वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप झूठ के सपोर्टर होने चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए एक टीचर के गुण के लिए, ठीक है, ट्रेट के लिए। आपको पार्शियलिटी किसी को नहीं देनी है, ना ही ज्यादा देनी है ना ही कम देनी है, आपको इक्वल बिहेव करना है पूरी क्लास में। आपका जो कंट्रोल रहने वाला है वो अच्छा रहना चाहिए, आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। क्लियर, आपकी जो सिंपैथी है वो सभी के लिए सेम रहनी चाहिए। यू शुड नॉट बी योर सिंपैथी ओनली फॉर सिंगल पर्सन। अगर किसी को सिंगल पर्सन को कुछ प्रॉब्लम रहता है फिजिकली या मेंटली, तो हाँ आप सिंपैथी दे सकते हो, बट अगर आप टीच कर रहे हो, आप पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना है आपको। क्लियर, आपकी सिंपैथी सभी के लिए सेम होनी चाहिए, आपको एक के लिए ज्यादा सहानुभूति नहीं रखना है। आपकी जो प्रिजर्वेंस है, सभी को सुविधा देनी है, एक के लिए आपको अपना तन मन धन निछावर नहीं करना है। क्लियर, सभी को इक्वल वैल्यू देनी है आपने, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लास्ट हमारा है पर्सनैलिटी क्वालिटी, सॉरी पर्सनल क्वालिटीज। देखिए जो पर्सनल क्वालिटी टीचर का रहने वाला है कि वो एक लीडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने ट्रेनी को बोल रहे हो कि वो बच्चों आप ये काम करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। हाँ वो तब चल सकता है कि आप उनको स्किल्स सिखा चुके हो, वो कॉम्पिटेंट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये इन्होंने फर्स्ट ईयर में करा है और अभी सेकंड ईयर में कर रहे हो। बट आपको क्या है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज मतलब आपको उनका सपोर्ट भी करना है, गाइड भी करना है, और उनको एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एफर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको एक रास्ता दे दिया कि बच्चों आप ऐसे ऐसे डू करो, आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। हाँ वो एक अच्छा मेथड है कि आप फॉलो करवा रहे हो, बट आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको सभी को एक साथ लेके चलना है, ये पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए टीचिंग पोस्ट के लिए भी, और ऐसे भी आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए क्लास कंट्रोल आपका मेन रहने वाला है कि जो आपकी क्लास का कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में खड़े हो बट बच्चे आपका आदर नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और हो हल्ला मचा रहे हैं, वो गलत है। उससे क्या होता है, आपका इमेज खराब होता है बच्चों के सामने। तो जो आपका क्लास कंट्रोल है वो ना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा पार्शियल मैनर में होना चाहिए, वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट मेथड में होना चाहिए, एक क्लियर मैनर में होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास मैनर पे। आपका जो क्लास मैनर है वो बहुत ही क्लियर रहना चाहिए, आपको किसी के साथ ना ही ज्यादा फेमिलियर रहना है ना ही ज्यादा फ्रेंडली रहना है। अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ट्रेनी सारे, हमारे 25 ट्रेनी है, ओके क्लियर, और वो सारे अच्छे हैं तो हम उनके साथ शाम को 5 बजे के बाद मतलब कि उनके साथ घूम रहे हैं। हाँ आप घूम सकते हो बट वैसा नहीं होना चाहिए ना कि आप उनके साथ हाथ पकड़ के घूम रहे हो। आप एक टीचर हो, एक पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी क्लास का मैनरिज्म है, जो भी सोशल मैनर है, वो आपको फॉलो करना है पूरी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप 9 से 5 ही टीचर की ड्यूटी रोल कर रहे हो, पे कर रहे हो, बट उसके बाद में आप फैमिलियर हो जाते हो ज्यादा बच्चों के साथ में। हाँ वो अच्छी बात है कि आप फैमिलियर हो, सपोर्टर हो, बट वैसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों के साथ अगर मार्केट में कहीं मिल रहे हो तो बच्चे आपके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, है ना, उससे क्या शो कर रहे हो आप, गलत शो हो रहा है ना। जो कहीं मान लो आपको किसी और टीचर आपको देखता है और वो टीचर आपको कहीं इंटरव्यू में मिलता है या कहीं आपको किसी स्किल कंपटीशन में या जनरली हम बोले किसी मीटिंग में मिलता है, तो वो क्या सोचेगा, वो तो यही सोचेगा ना कि ये टीचर उस दिन उस बच्चे के साथ में गले में हाथ डाल के घूम रहा था। तो आपकी पर्सनल व्यू को थोड़ा अफेक्ट कर रहा है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो अफेक्ट हो रही है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो मैनरिज्म है वो क्लास में भी आपको सही रखना है और आफ्टर योर ड्यूटी अब वो भी क्लियर होना चाहिए, सही रहना चाहिए, हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि इधर की बात उधर कर रहे हो, उधर की बात इधर ला रहे हो, है ना। हाँ पार्शियलिटी आप ले सकते हो, कभी कभी अलाउ होता है, बट ऐसा भी अलाउ नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे क्लास के बच्चे से साथ लड़ाई करके आ गया और उधर का जब टीचर हमारे पास डिस्कशन करने आता है कि सर आपका बच्चा हमारे क्लास में आके ऐसा तोड़फोड़ किया, तो हम क्या करते हैं उसको बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसकी साइड में पार्शियल हो जाते हैं। हमें पार्शियल नहीं होना चाहिए, हमारी जो हैबिट है वो क्लियर होनी चाहिए, सभी को सपोर्टेड होनी चाहिए पहली बात तो,
और अच्छी हैबिट होनी चाहिए। आपको अच्छा रूल ही फॉलो करना है, अच्छी चीज को ही आपने सिखाना है। क्लियर? देखिए ट्रेड्स जो लास्ट जो रहने वाला है हमारा, कि जो ट्रेड्स हैं, जो एक गुण है, वो क्या रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो गुण है टीचर का, इंस्ट्रक्टर का, उसको पहली बात तो कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। देखिए जब भी हम कुछ चीज चीज को टैली करते हैं या उसको पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, ओके, जर्नल वे में हम जब पढ़ाते हैं किसी चीज को, तो अलग अलग स्किल हैं लेसन प्लान को फॉलो करने के, एक टीचिंग करने की, कि आप किस स्किल से अनाउंस कर रहे हो, मतलब कि टॉपिक को, है ना। तो अलग अलग स्किल रहने वाले हैं। किसी का अनाउंसिंग का जो टीचर होता है, उसका जो टाइटल को, जो टॉपिक को डेवलप करता है, वो वाला स्किल बहुत अच्छा रहता है, कि वो किसी टॉपिक को बहुत अच्छा डेवलप करता है। या जैसे कई टीचर्स के पास रहने वाला है कि वो इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे करते हैं क्लास को। तो देखिए जो हमारा जो पहला गुण है वो रहना चाहिए कि हमारी क्लास इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है कि हमारी क्लास हमेशा इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए। वो ऐसा ना सोचे कि आज हमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट लाना है। क्लियर? तो पहला गुण यही रहता है, आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंटरेस्टेड उनको करना है टुवर्ड्स देयर लर्निंग, टुवर्ड्स देयर ट्रेनिंग। क्लियर? देखिए जो उनका सेंस है प्रमोटिंग का, नॉलेज का, उनको भी आपने प्रमोट करना है। जो उसकी क्षमता है सीखने की, एफिशिएंसी है नॉलेज गेन करने की, आपको वो भी चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, क्वेश्चनिंग आस्क करके, असेस करके, टेस्ट लेके। ओके, क्लियर? तो वो भी प्रमोटिव होनी चाहिए नॉलेज के लिए भी और प्रैक्टिकलिटी स्किल के लिए भी। क्लियर? तो ये भी मेन गुण रहने वाला है। देखिए जो आपका जो ट्रेनी है, आपको उसको एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसा नहीं कि आप टीच कर रहे हो, बच्चा अटेंटिव तो है क्लास में बट वो मेंटली अलर्ट नहीं है। तो जब आप असाइनमेंट दे रहे हो तो आपको पता लगता है कि बच्चे ने तो नकल मार के कहीं से लिया है, तो वो नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपका ट्रेनी कहीं से नकल नहीं करना चाहिए। यस, आपको उनको इतना मोटिवेट रखना है कि वो एनकरेज रहे हमेशा अपनी पार्टिसिपेशन के लिए। जब आप पढ़ा रहे हो तो उनका डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रहे, वो होती है हमारी ट्रेनी पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर काम करवा रहे हो, स्किल करवा रहे हो, थ्योरी नॉलेज डेवलप करवा रहे हो, सिखा रहे हो, टीच कर रहे हो, बट वो ऐसे ही बैठे हुए हैं बस, बिल्कुल उन मतलब स्टैच्यूज की तरह। तो वो नहीं होना चाहिए, उनका बिहेवियर स्टैच्यू वाला नहीं होना चाहिए। उनमें दिखाई देना चाहिए कि वो प्रिपेयर है आज के टॉपिक के लिए, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो दिखनी चाहिए। तो वो भी टीचर का ही रोल रहता है मेनली, कि उनको तैयार रखना है अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ये भी एक गुण रहने वाला है। अगला आता है एडमायर करते हो आप उनके इंटरेस्ट को। तो ठीक है, आपको उनके इंटरेस्ट को जागरूक करके रखना होता है। क्लियर? देखिए अभी आता है कि जो आपका जो ड्रेस है वो नीटली होना चाहिए, है ना। बहुत इफेक्ट करता है आपका फिजिकल प्रेजेंटेशन। जब आप क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हो, आप बहुत अच्छे कपड़े वियर करते हो, मेथड जो ट्रेनिंग के मेथड है, जो लर्निंग लॉ फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो टीचिंग का मेथड है आप वो फॉलो कर रहे हो, आप बोर्ड के पास 45 डिग्री के एंगल से खड़े हो, है ना, है ना, आप बोर्ड के पास बहुत अच्छे तरीके से खड़े हो, तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ने वाला है आपका। बट अगर आप बहुत अच्छा वो कर रहे हो, टीच कर रहे हो, बट आपका ड्रेस थोड़ा नीट नहीं है, तो आपको थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है अपने स्टाफ में स्टैंड होने के लिए, बच्चों के सामने आने के लिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचते रहोगे कि मेरा ड्रेस गंदा है, मुझे बच्चों से ज्यादा फेमिलियर नहीं होना है ना। तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो आपका एक गुण ये भी होना चाहिए कि आपकी जो ड्रेस है वो नीट होनी चाहिए। आप सोशली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए अपने टॉपिक में कि आप कोई भी स्टेप को लिंक कर पाए आपके आज के टॉपिक से। आपका जो भी एग्जाम्पल है वो रिलेवेबल होना चाहिए आज के टॉपिक से। और सोशली फ्लेक्सिबल हुआ कि आप बाहर
नेशन के लिए भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनकी हेल्पफुल होनी चाहिए। क्लियर? आप जो भी लर्निंग प्रोवाइड करवा रहे हो वो एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए। आप जो भी टीच कर रहे हो ना वो एक्सपीरियंस बेस ही होना चाहिए। क्लियर? देखिए जो नॉलेज रहने वाला है टीचर का वो बहुत ही डीप होना चाहिए, है ना? मस्ट हैव होना चाहिए। आप मस्ट, यू हैव मस्ट बी, आपको मस्ट बी जो कंटेंट है वो आपको फॉलो करना है। आपका नॉलेज मस्ट भी होना चाहिए। आपको टीचिंग के टाइम में आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, है ना? वो सब नहीं आना चाहिए। आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। आप फ्रेंडली, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी फ्रेंडली वे में होनी चाहिए, बट वो इतना भी रियर वे में नहीं होना चाहिए कि वो आप ट्रेनी से मतलब कि थोड़ा गलत वे में टॉक कर रहे हो या उनके साथ गलत वे में मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो वो सब भी नहीं रहना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है? आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी शांत और शानदार होना चाहिए, ठीक है? शांत मतलब वो मतलब कि थोड़ी ब्लेसिंग टाइप होनी चाहिए, थोड़ी जो टॉपिक आप टीच कर रहे हो उससे रिलेटेड, उससे मिलती-जुलती होनी चाहिए। यू शुड नॉट, अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हो तो आप जोर-जोर से बोल रहे हो कि टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफार्मर, ना? आपकी आवाज में रौब नहीं होना चाहिए, आपकी आवाज शांत होनी चाहिए, क्वाइट मैनर में होनी चाहिए, ठीक है? प्लीजेंट होनी चाहिए। क्लियर? और आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन रहना चाहिए। बगैर मॉड्यूलेशन की आप को टीच नहीं करना है चाहिए, क्योंकि जब आप मॉड्यूलेशन यूज करोगे वॉइस में, स्ट्रेस पॉइंट यूज करोगे, तो क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और आपकी अटेंशन बनती रहेगी। ट्रेनीज बार बार नोटिस करेंगे उन स्ट्रेस वर्ड को कि सर इन पे जोर दे रहे हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं हम टीच कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो जब हम म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा स्ट्रेस करके बोलेंगे कि जो हम जैसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर इज वर्किंग अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? तो उन हमारा थोड़ा वो होना चाहिए, स्ट्रेस पॉइंट होना चाहिए कि जिससे ट्रेनिस का अगर उसको नींद लगा है, उसका जो मेंटेलिटी है वो क्लासरूम से बाहर है, तो वो मतलब कि क्लास में आना चाहिए। हमें स्ट्रेस पॉइंट जब यूज करेंगे तो, ठीक है? तो जो उनका आइस ब्रेकर है, जो उनको बाधाएं हैं, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो अगर वो नहीं बोल पा रहे तो उनका आइस जो ब्रेकर है, आइस को आपने ब्रेक करना है। जैसे रोड पे होता है ना, रोड स्पीड ब्रेकर जनरली, तो वो क्यों होता है कि जब हम एक ही स्पीड से जा रहे होते हैं ना, तो थोड़ा थ्रेट रहता है एक्सीडेंट वगैरह का, या जब हमें नींद आ जाए समटाइम, तो थोड़ा वो डर रहता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि फुटपाथ्स पे या रोड्स पे, जनरली रोड पे, नॉट फुटपाथ, रोड पे क्या है कि जगह जगह जैसे 5 किलोमीटर बाद या 10 किलोमीटर बाद वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आता है। या हाईवे पे आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे क्लोज होने वाला होता है तो थोड़ी वो वाइब्रेशन के लिए पट्टियां लगाई जाती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उनको, बट ये एक स्पीड ब्रेकर होता है। वो किस लिए होता है कि जो भी ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है वो अभी तक तो हाईवे सोच के चला रहा है, बट उसको थोड़े पता है कि आगे जैसे हाईवे आने वाला है या खत्म होने वाला है। हो सकता है वो कोई मतलब कि टूरिज्म के लिए आया, वो मतलब कि कोई घूमने के लिए जा रहा है, वो भी नया ही है। अगर आप डेली रेगुलर वहीं के हो तब तो चलो है कि आपको पता है कि यहाँ पे मुझे स्पीड लो करना है, बट जैसे आपको नहीं पता तो एक्सीडेंट होने का चांस है ना, तो उसको रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर होता है। वैसे ही हमें अपना फ्लो तोड़ने के लिए और उन बच्चों का जो उनके अंदर से बात निकालना है, स्टिमुलस थिंकिंग की आपको क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है? उनके थॉट्स को स्टिमुलेट करना है। क्लियर? आइस ब्रेकर को तोड़ना है, उनके जो हेजिटेशन है, साइनेस है, उसको तोड़ना है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारे रीजनेबल जो स्ट्रिक्ट मैनर है वो हर टाइम नहीं होना चाहिए। हमें रीजन से स्ट्रिक्ट होना है, बगैर रीजन के हमें स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। हमें थोड़ा फैमिलियर भी रहना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना है, बिकॉज कहा जाता है कि टीचिंग एक इजी जॉब नहीं है। आपको दोनों एटीट्यूड यूज करने पड़ते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो आपको हर टाइम स्ट्रिक्ट नहीं रहना है और आपको क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखना है। देखिए जो भी आप मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्लास में, जो भी टॉपिक को अनाउंस कर रहे हो, वो क्या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर पढ़ा रहे हो तो आपने नोटिस करा होगा जब आप सेमिनार के लिए जाते हैं या कोई लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, आप एक अटेंडी हैं और जो होस्ट है
आप अगर नोटिस करते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके बारे में नहीं पूछेगा, वो क्या बोलेगा कि जैसे अभी आप घर से आ रहे हो तो बारिश हुई, ये हुआ, जैसे ट्रैफिक जैम हुआ, तो वो क्या करता है थोड़ा थोड़ा लिंक करके आपके टॉपिक में लैंड करता है वो, है ना। जैसे जो भी वो डिस्कस करने वाला है या टीच करने वाला है तो उसमें वो लैंड करता है, ठीक है। वो लॉ ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करता है, वो लिंक टू लिंक करके चलता है हर थियरी को, हर नॉलेज को। तो आपको क्या करना है, जो भी लर्निंग के लॉ रहने वाले हैं वो आपको, जो भी मटेरियल को आप अनाउंस कर रहे हो वो एक अच्छे मैनर में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। जो आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चलना चाहिए, और आपको चीजों को एसोसिएट करते करते, डेवलप करते करते ही ऑर्गेनाइज करना है अपने स्किल को, अपने थ्योरी को। ओके, क्लियर। और लास्ट में हमारा रहने वाला है कि जो हमारा एवोल्यूशन है वो फेयर है। देखिए, फैमिलियर नहीं होना चाहिए। फैमिलियर मतलब मतलब किसी के फेवर में, है ना। किसी को आप अनफेवर कर रहे हो, किसी के फेवर कर रहे हो, वो सब नहीं रहना चाहिए आपका। जो एवोल्यूशन हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट मैनर में होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मतलब कि जस्टिस होना चाहिए, एक राइट मैनर में होना चाहिए। देखिए, जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, वो उसका एक प्रॉपर आप रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए, बोला जाता है, कहा जाता है, नो ट्रेनिंग और टीचिंग इज कंप्लीटिंग विदाउट टेस्ट और असाइनमेंट। मतलब आपको असाइन बच्चों को करना है, ट्रेनिंग्स को असाइन करना है। देखिए, असाइनिंग क्या होती है, असाइनिंग मेनली दो तरीकों से आप कर सकते हो, सबमेटिव तरीके से और फॉर्मेटिव से। ओके, क्लियर। तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपकमिंग क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टेस्ट होगा, एवोल्यूशन होगा, असाइनमेंट होगा, असेसमेंट होगा, असेस करेंगे हम ट्रेनिंग्स को, उसका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। क्लियर। हमारा ये भी गुण होना चाहिए कि अगर हम ट्रेनिंग्स का जैसे मंथली टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट ले रहे हैं, या हम जैसे मंथली या मास्टर शेड्यूल हमने प्रिपेयर करा है, तो हम 3 मंथ में जैसे टेस्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या है उस टेस्ट रिकॉर्ड को, ट्रेनिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड के लिए, और वेल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो आपको मेंटेन रखना है अच्छे से रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि आप उसको जैसे टेस्ट हुआ उसके बाद आप उसको थ्रो कर रहे हो या जला रहे हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर। देखिए, जो भी टूल्स वगैरह हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट है, आपको उनका इकोनॉमिकल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आपको उनको अच्छे से यूज में भी लाना है। ऐसा नहीं कि हम प्लायर से ही हैमरिंग का काम भी करने लगे, तो उसका इकोनॉमिकल वैल्यू जो रहने वाला है प्लायर का, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर से हम हैमरिंग करने लग गए प्रैक्टिकल के दौरान, तो वो नहीं करना। उससे क्या होता है, पहला डिफेक्ट ये है कि जो टूल आप हैमरिंग की तरह यूज कर रहे हो, प्लायर, है ना, प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, तो उसकी तो पहली बात अलाइनमेंट बिगड़ेगी, है ना। तो आपका वो टूल खराब हो रहा है ना, आपका वो टूल खराब होने की कगार पे है, उसके अलाइनमेंट बिगड़ रही है, तो यूज में नहीं रहेगा ना, आप उसको यूज नहीं करोगे ना। बट जो उसका मार्केट वैल्यू है उसको आपने खराब कर दिया ना। अभी तो वो बहुत यूज आता है ना, आप उसको ग्रीसिंग करके, उसको थोड़ा लिक्विड, मतलब कि उसका थोड़ा लुब्रिकेशन करके प्लायर को आप अच्छे यूज कर सकते थे ना। बट आपने क्या किया, वो डिस्ट्रॉय कर दिया ना। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपका जो टूल है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करना है, एक इकोनॉमिकली वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और उसी वे में आपको उसको यूज करना है। क्लियर। तो ये थे आज के एसेंशियल ट्रेट इंस्ट्रक्टर के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, कि हमें इंस्ट्रक्शन लाइफ में ये फॉलो करना है। क्लियर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या लाइव चैट में लिखो, हम आपको ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने की, डेवलप करने की, उनको करेक्ट करने की। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।